हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका आज 29 नवंबर 2020। व्हाट एन ईयर! क्या समय बिताया हमने ये मार्च 16 से जब भी लॉकडाउन हुई थी और तब से लेकर अभी तक का समय। बट एक अच्छी जर्नी भी रही जिसमें हम आपसे सैटरडे और संडेज को मिलते रहे हैं और कुछ चीजों पे हमारी बात होती रही है। 3 चीजों पे फोकस किया हमने: फिटनेस, ओवरऑल जनरल हेल्थ और कुछ अवेकनिंग की भी बातें की हैं। कुछ जीवन से रिलेटेड बड़े डिफिकल्ट से सब्जेक्ट भी उठाए हैं। आप में से बहुत लोगों का साथ और प्यार इस पूरी जर्नी में मिलता रहा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कई बार ये काम एकाकी भी लगता है कि घंटों घंटों की रिसर्च, बहुत सारी तैयारी, उसके बाद कुछ एक टॉपिक कभी जमती है, कभी अच्छी होती है, कभी नहीं होती है। बट एक चीज मैंने हमेशा कोशिश की और करने की आगे भी इच्छा है कि एक जो डिसिप्लिन है आप सबसे, ये 7 o'clock सैटरडे संडे मिलने का, इसको ना तोड़ें। मुझे मालूम है आप में से कई लोग फेसबुक लाइव पे नहीं जुड़ पाते हैं, बट कुछ लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं, कुछ इसी रिकॉर्डिंग को पॉडकास्ट पे सुनना पसंद करते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप आज आ जाते हैं हमारी अभी की टॉपिक के ऊपर में। नमस्कार पापा, स्वागत है आपका। तो आज की जो टॉपिक है, ये हम एक नाम में ही निकल के आ गया, गेहूं के बारे में बात करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इतिहास है गेहूं का, कि किस तरह से एक जंगली घास आज दुनिया में उगाया जाने वाला, उपज वाला सबसे नंबर 1 प्लांट बन गया है। इसके ऊपर में थोड़ी जानकारी करते हैं। तो आपको इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। 2.5 लाख साल पहले इंसान जो ह्यूमंस थे वो बने थे। होमो सेपियंस नहीं, जो हम हैं वो नहीं, इंसान बने थे। 2 लाख, उसके 50,000 साल के बाद होमो सेपियंस जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी उत्पत्ति हुई मिडिल अफ्रीका में। मात्र 12,000 साल पहले, वापस रिपीट करूंगा, मात्र 12,000 साल पहले इंसानों ने, होमो सेपियंस ने जानवरों का और पौधों का डोमेस्टिकेशन करना चालू किया। उसके पहले, मतलब 2.5 लाख 2 लाख का जो फासला है, 2 लाख सालों का फासला, उसके 12,000 साल छोड़ दें तो उसके पूरे निरंतर काल में इंसान जो है वो हंटर गैदरर्स रहे। शिकार करना है, कंदमूल इकट्ठा करना है, खाना है, घूमते रहना है, एक जगह सेटल भी नहीं होते थे। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात, केवल आखिरी के 10,000 सालों में एकदम एक जगह पर जुटकर एग्रीकल्चर करने की शुरुआत हुई। केवल 10,000 साल। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा शेयर कर रहा हूँ। वीट को, गेहूं के पौधे को पत्थर पसंद नहीं है, उनको चट्टानें पसंद नहीं है, तो इंसानों ने उसकी सफाई कर दी, एक प्लेन सा खेत बना दिया। गेहूं के पौधों को अपना जो खाना है, जो पानी है, जो सूर्य की ऊर्जा है, उसको दूसरों से शेयर करना पसंद नहीं है, तो इंसान ने उसका भी उपाय निकाला। बोला चलो हम बाकी सारे जितने भी घास हैं उसको हटा देते हैं और वीडिंग ही करने लगे। घास हटाना ही एक फुल टाइम काम बन गया इंसानों का। गेहूं के पौधे बीमार भी होते हैं, उनमें ब्लाइट होती है, कीड़े लग जाते हैं, कभी खरगोश खा जाते हैं, लोकस्ट आते हैं, स्वाम्स आते हैं, टिड्डों के जो झुंड आता है। तो इंसान ने उसके लिए मेड़ बनाना चालू की, झाड़ियां लगाना चालू की, उसकी रक्षा करने के लिए खड़े होना चालू किया कि चिड़िया आकर ना खा जाए। अभी गेहूं के पौधे को बहुत सारा पानी भी चाहिए होता है, तो पानी के लिए इंसान ने फिर कैनाल्स बनाए, नहरें बनाई, नदियों से पहाड़ और जो पॉन्ड्स होते हैं वहां से बहुत बहुत पानी भर भर के ले जा करके लग करके उसको ले जाकर डालना। तो और जाने दीजिए, ये गोबर और बाकी जो जानवरों के जो मल होते हैं उसको भी जमा करना चालू किया कि आपको मालूम है कि उसको खेत में अगर मिलाया जाए तो उर्वरता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सॉइल की। तो इन सब चीजों को मिला के तो एक आप देखने जाए तो इंसान जो है वो एक कंफर्टेबल सा हंटर गैदरर था। थोड़ी देर की मेहनत करो,
थैंक यू मिश्रा जी। मिश्रा जी, माइक की इफेक्ट आपको फेसबुक पे या फिर बाद में जो पॉडकास्ट शेयर करूंगा उसमें पता चलेगी। थैंक यू सो मच। सो गेहूं को उर्वरता के लिए जो गोवा गांव में बोलते हैं गोबर मिलाकर और बाकी जानवरों का, तो इंसान ने ये सब कुछ करना चालू किया और अपनी जो नेचुरल जो प्रवृत्ति थी, जो नेचुरल काम करते थे इंसान, जो हम हंटर गैदरर्स थे खाली एक एग्रीकल्चरिस्ट बनने के पहले, पूरे दिन तक दौड़ा, शिकार किया, खाए, आराम किया। तो हमारी जो लाइफ थी वो उस समय में ज्यादा आई वुड से कंफर्टेबल थी rather than becoming a full-fledged agriculturist। तो ये सब हमारी जो इंसानी जो प्रवृत्ति थी, जो बेसिकली एप ही थे पहले, तो क्लाइंब करते थे, पेड़ पे चढ़ना है, दौड़ना है, किसी जानवर को दौड़ के मार देना है, तो हम हंटर गैदरर्स थे। अब उसके बदले गेहूं उगाने में क्या हो गया, हमें पत्थर हटाना है, हमें जमीन की खुदाई करनी है, हमें पानी ला करके, तो हेवी वर्क हो गया। और इसकी वजह से एक चीज तो हुई कि एक सिक्योरिटी लोगों को मिली कि हाँ देखो, एक ही जगह पे खाना मिलेगा तो हमें ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं, हाईवे की ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, तो एक जगह पे उसके लिए परमानेंट हम सेटल भी हो गए, यहीं पे गेहूं उगाएंगे और यहीं पे बकरियां रहेंगी और हमारी जिंदगी यहाँ अच्छे से चल सकती है। तो एक तरह से जो हमारी कंफर्टेबल सी लाइफ थी, कंफर्टेबल इन द सेंस की डाइवर्स लाइफ थी, घूमने वाली इंटरेस्टिंग लाइफ, वो धीरे धीरे कम हुई और हम एक जगह सेटल हो गए, गांव कबीले बनना चालू हुए। और आप देखेंगे कि जो पुराने जमाने के एग्रीकल्चर के पहले वाले जो स्केलेटन रिमेन्स मिलते हैं, फॉसिल्स मिले हैं, उनमें स्लिप डिस्क बहुत कम देखी गई है, उनमें आर्थराइटिस कम देखी गई है, उनमें हर्निया कम देखी गई है एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट ह्यूमंस नाउ, बिकॉज हमने खेती वेती करना चालू कर दिया तो हमें ये सब कॉम्प्लिकेशंस होना चालू हो गए। सो अब सवाल ये है कि ये जो जंगली घास गेहूं था, उसको हमने इतना प्रेफरेंस दिया तो उसके बदले हमें मिला क्या? एक अच्छा खाना मिला जो एक शिकारी खाते थे, एक जो फॉरेजर होते थे वो खाते थे, उससे क्या अच्छी क्वालिटी का खाना हमें मिला? शायद नहीं, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं हम ऑमनिवोरस एप्स हैं और अलग अलग प्रजाति के अलग अलग तरह के फूड्स खाना हमें पसंद था, जिसमें कुछ ग्रेन्स भी शामिल थे, बट वो एकदम पूरे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं थे कभी भी खाने। सो युगल साहब बताते हैं, नमस्कार विकास जी, युगल साहब बताते हैं कि a diet based on cereal is poor in minerals and vitamins and hard to digest and really bad for teeth and gums। तो गुई मांस बना के उसका चावल खाएं या आटा खाएं तो ना उसमें दांत को ज्यादा काम करना, और हमारे दांत जो बने हैं वो हार्ड चीजों को तोड़ने के लिए, फल सब्जियों को चबाने के लिए बने, तो ये हमारे दांत के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं। वीट से, गेहूं से क्या हमें एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली क्या कि इंसान को एक जगह पे सिक्योर रह सके? तो यहाँ पे युगल साहब का बोलना है कि जो हंटर गैदरर्स थे, तो हंटर गैदरर्स एक पौधा ना तो दूसरा खा लें, एक जानवर ना तो दूसरा खा लें, बट वीट की डिपेंडेंस के ऊपर में ये हो गया कि अगर आपकी प्रधानता एक धान या गेहूं आपकी प्रधान फसल है और उस साल अगर बारिश ना हुई, और मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, तो एक बड़े से इलाके में सूखा हो जाता था और सूखा होने की वजह से अकाल आना और बहुत सारी जाने गई है। वायलेंस भी कम नहीं हुई थी इनिशियल स्टेजेस में कि अपने खेत को बचाने के लिए भी बहुत वायलेंस होती थी। कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स में तो 30-35% मेल जेनोसाइड वो मारे जाते थे खाली अपनी जमीन और खेत की रक्षा करने में ही। तो अभी हमने सोचा कि वीट के ऊपर में हम थोड़ी और डिटेल निकालते, तो वीट ये एक वाइल्ड ग्रास है, ट्रिटिएसी फैमिली की, ट्रिटिएसी फैमिली, जिसमें वीट, राई और बार्ली तीनों आते हैं, ओट भी आता है इसी। अब जो ये भी इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि जो पुरानी वीट की पौधे होते थे वो 6-6 फीट लंबे होते थे, बट हमने धीरे धीरे उसको जेनेटिक्स आई वुड से सिलेक्शन करके कि कौन से पौधे में ज्यादा बालियां आती हैं, किसमें कॉर्न ज्यादा होता है, कौन सा खाने में ज्यादा मीठा, ये सब करके धीरे धीरे जेनेटिक सिलेक्शन किया हमने। और आयन कॉर्न जो फर्स्ट कल्टीवेटेड वीट था, जो कि ट्रिटिकम मोनोकोकम बोलते हैं उसको, आर्मीनिया, जॉर्जिया और टर्की में पाया जाता था। अभी भी आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि अमेरिका में एक कल्चर चली है जिसमें कामुत वीट बोलते हैं, कामुत KAMUT। इंसिडेंटली एक फार्मर जी हैं, उनको ये वीट मिल गई
और उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उस वीट को पूरे एकदम ऑर्गेनिक तरीके से बिना एनी जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए उसको उगाना चालू किया। अब ये उगाने से हालांकि वो बड़े आई वुड से ओपन भी हैं। जस्ट अ सेकेंड। He has not restricted any other people from using that seed, और उनकी तरफ से कोई रोक नहीं कि कोई अगर चाहे उसको यूज करना तो कर सकते हैं। Looks like we again have some trouble. If I'm audible, just let me know. See if somebody can see it. Okay, looks like I have received the audio back. Okay. तो मैं कामुत वीट की बात कर रहा था। कामुत वीट मतलब उनको एक पुरानी बीज मिली, और इस पुरानी बीज में मतलब समझिए ना, जो कि इनहेरेंट बिना जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए, बिना कोई नेचुरल सिलेक्शन को बाधित किए उनको पुरानी बीज मिली और उसको उन्होंने खेती करके चालू किया। तो आइनकॉर्न वीट बोलते हैं उसको। आइनकॉर्न वीट अभी काफी पॉपुलर है कुछ इलाकों में। अभी तो आपको बस बहुत कम आई वुड से स्पीसीज ऑफ वीट आपको मिलेंगी, हालांकि इसके हजारों प्रजातियां हुआ करती थी। अभी आपको कॉमनली क्या मिलेगा? कॉमन वीट, जिसको हम ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, दुरुम वीट जिससे पास्ता बनती है, व्हाइट वीट और जिसको क्लब वीट बोला जाता है, जिसके मैदे का इस्तेमाल केक और पेस्ट्रीज और बाकी चीजों में किया जाता है। मैंने ये भी चेक किया कि वीट कंजम्पशन सबसे ज्यादा किन किन देशों में होता है। तो चाइना नंबर 1, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन में भी ज्यादा है, तो नंबर 1 में चाइना आते हैं। एंड हम जो आपको बता रहे हैं डेटा, ये 1000 मीट्रिक टन की बात हो रही। तो चाइना में 1,25,000 इन 1000 का मल्टीपल्स में मेट्रिक टन गेहूं की खपत है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन आता है, जिनमें जहां खपत है 1,23,200 मीट्रिक टन, और तीसरे नंबर पर भारत आती है। भारत में है 95,629,000 मीट्रिक टन गेहूं की खपत। तो इंडिया नंबर, हालांकि मुझे लगा था कि हम बहुत ज्यादा राइस ईटर्स हैं, बट आपको ये जानकर नॉर्थर्न साइड में ज्यादातर अभी भी वीट और वीट बाउल जो हम बोलते हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी का जो बेल्ट लगा हुआ था बिहार तक जाता है, वहां पे गेहूं अच्छी खासी पैदावार होती है। आई विल शेयर दैट डेटा विद यू कि कहां पे गेहूं किस तरह से इंडिया में। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज अगर पापा सुन रहे हैं तो बताएंगे कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आने के पहले, और पूसा में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ के साइंटिस्ट ने, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने नॉर्मन बोरलॉग करके एक एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे यूएसए के, जिन्होंने एक हाई यील्ड गेहूं की बात की, और वो इतनी प्रोपोगेट हुई कि भारत में जो हरित क्रांति बोलते हैं, उस हरित क्रांति के प्रोपोनेंट नॉर्मन बोरलॉग रहे। उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी जो बीज है उसको इस्तेमाल करके भारत खाने में आत्मनिर्भर भी हुआ। तो एक इंटरेस्टिंग जर्नी है वो भी जानना, और ये बहुत पहले की बात नहीं है। आपके पिताजी से पूछेगा, वो आपको बता देंगे कि ये कैसे कैसे हुआ है। हाँ मुकुल, थैंक यू, शुक्रिया। अभी वीट के आप न्यूट्रिशनल कंपोनेंट पे अगर देखने जाएं तो न्यूट्रिशनल वैल्यू, अगर 100 ग्राम गेहूं ले लें तो आपको उसमें एनर्जी मिलती है 327 कैलोरीज। हालांकि गेहूं का पूरा 71% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फाइबर होता है 12 ग्राम अगर 100 ग्राम की बात करें तो, फैट बहुत कम 1.54%, प्रोटीन 12.61। बट लेकिन प्रोटीन में प्रॉब्लम, आज हम उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। और आप सब जानकार श्रोता हैं, आपको पता होगा पहले से, बट कुछ नई चीजें भी मिलेंगी, तो इंटरेस्टिंग है ये। अभी देखिए, प्रॉब्लम ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो इतना हाई कंटेंट है, ऑलमोस्ट 72% के हिसाब से, तो हाई डाइजेस्टिबिलिटी होती है, और ये बहुत जल्दी पच के हमारे शरीर में एक शुगर की स्पाइक करता है। तो क्या ये डिजायरेबल है इतनी? बिकॉज
ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होती है, अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको ऐसे बताऊं कि जो मोटा दाना हम खाएंगे, मिलेट खाएंगे, किनोआ खाएंगे, तो वो धीरे धीरे पचता है और वो धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है आपकी बॉडी में। बशर्ते गेहूं, खासकर उसमें भी जो सफेद वाला गेहूं है, अब हमें आदत होगी सफेद रोटी खाने की, तो उसके हिसाब से जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी हुए। व्हाइट राइस, सफेद वाला गेहूं और आलू, ये तीन चीजें बड़ी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं कि आपकी बॉडी में इमीडिएटली ये शुगर का स्पाइक लाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। मतलब समझिए कि ये एक तरह से है कि हाई डिमांड ऑफ इंसुलिन पैदा करना, बॉडी को हाई डिमांड इंसुलिन आई, और ये बार बार हो रही क्योंकि हमारे खाने में ही अब कुछ लोग तो 3-3 टाइम रोटी और चावल का सेवन करते हैं, जिसमें प्राइमरी फूड वही होता है। तो आप अपने जो इंसुलिन बनने की जो शरीर की नॉर्मल नेचुरल प्रक्रिया है, जो कि हंटर गैदरर्स थे तो हम इतना अनाज नहीं खाते थे, तो कभी प्रोटीन खाई, कभी मोटा दाना खाया, मोटा अनाज खाया, नट्स खाए, सीड खाए, तो खाली कार्बोहाइड्रेट के रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज होती है। आप प्रोटीन वाला, फैट वाला डाइट खाएंगे तो उसमें इंसुलिन रिलीज कम होती है या नहीं भी होती है। ऑलराइट, सो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको सफेद चावल, जो राइस है, वो गेहूं का आटा और इवन आलू, ये सब अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हाई ग्लाइसेमिक फूड होते हैं। अभी देखिए, गेहूं में सब बुराई ही नहीं है, कुछ फाइबर भी होते हैं, तो जो हमें बताया कि 12 ग्राम फाइबर है उसमें। हालांकि गलती ये हो गई है कि वो फाइबर छलनी से छान के हम हटा देते हैं और रोटी में हमें वो फाइबर नहीं चाहिए, जो चोकर जिसको बोला जाता है, हालांकि ब्रैन बोलते हैं अभी अंग्रेजी में, तो वो ब्रैन इज एक्चुअली गुड। पैराबिनोजाइलेंस होते हैं 70%, दिस इज वन काइंड ऑफ अनसॉल्युबल फाइबर जो कि गेहूं में पाया जाता है। बेसिकली हेमिसेलुलोज होते हैं और सेलुलोज का भी कुछ हिस्सा होता है, मोस्टली इनसॉल्युबल, और ये शायद हमारे पेट में जो बैक्टीरियाज हैं उनको एक तरह का खाना दे पाए। हालांकि इसमें फ्रुक्टन्स भी होते हैं जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं, और ये थोड़ा जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिनको पेट की तकलीफ होती है, उनमें नुकसान पैदा कर सकते हैं। अब प्रोटीन की बात आई तो प्रोटीन कुछ अभी के जो गेहूं के जो प्रजातियां हैं उसमें 7 से 22% तक का ड्राई वेट प्रोटीन हो सकता है। अभी प्रोटीन में एक खास तरह का प्रोटीन है जो कि 80% गेहूं में पाया जाता है। आप कोई भी गेहूं ले लें, 80% प्रोटीन कंटेंट ऑफ दैट इज ग्लूटेन। नाम तो सुना होगा आपने। ग्लूटेन जो है ये गेहूं के आटे को इलास्टिसिटी देता है और स्टिकीनेस देता है, तो जब हम गूंथते हैं उसको तो एक शेप फॉर्म करना, और ऐसे हम उसको खींचे तो वो टूटती नहीं है, तो इलास्टिसिटी हुई और स्टिकीनेस, तो मतलब ये सब बेकिंग में, कोई चीज बनाने में ये सुविधा होती है, ये ग्लूटेन की वजह से आती है। हालांकि जिन लोगों में ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, वो ग्लूटेन पचा ही नहीं पाते, उनको इससे बड़ी तकलीफ होती है। किस तरह की तकलीफ हम आगे बात करेंगे। ग्लूटेन इंटॉलरेंस के ऊपर में थोड़ी आज जानकारी आपको देंगे। दूसरी बात, व्हीट जो है ये विटामिन और मिनरल्स के मामले में सेलेनियम पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, फास्फोरस है, कॉपर है, फोलेट है, बट ऑल दिस वुड आल्सो डिपेंड ऑन किस तरह के सॉइल पे वो उगाया गया है उसके हिसाब से। मुकुल, यहाँ वीडियो ठीक ठाक दिख रही है मुझे एज पर द डेटा 166 kbps, so I'll wait that. Hope your signal catches up. Just let me know when you can see the video. Thank you. एक और चीज देखी गई है, जो भी विटामिन और मिनरल्स आप बात करें कि गेहूं में होते हैं, if you compare that between a white wheat and a darker browner wheat, brown वाले में विटामिन और मिनरल्स ज्यादा पाए गए हैं as compared to the white one. तो हमारे यहाँ जो सफेद रोटी खाने की जो एक ललक है, वो हमें न्यूट्रिशन से थोड़ी वंचित कर देती है। तो इसका ख्याल रखिएगा कि जो चीजें अक्सर बहुत ज्यादा देखने में अच्छी लग रही हो, वो शायद हेल्थ के लिए भी उतनी अच्छी नहीं है। कुछ देशों ने इस बात को जान करके विटामिन और मिनरल्स इतने कम होते हैं, और खासकर कुछ खास जैसे लाइसिन है, एक एसेंशियल एमिनो एसिड है, वो तो होता ही नहीं, तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि आटे में
विटामिन और मिनरल्स ऊपर से मिलाए जाए। तो आपको अभी 5 पावर ग्रेन ये सब मिलता है मार्केट में, 5 चीजों का मिश्रण वाला आटा और ये सब चीजें। तो ये इसलिए क्योंकि उसमें विटामिन और मिनरल्स काफी कम है। कुछ और भी प्लांट कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे फाइटिक एसिड। हालांकि ये फाइटिक एसिड जो है ये इसको एंटी न्यूट्रिएंट आप बोल सकते हैं। ये आयरन और जिंक के कंजम्पशन को भी कम कर देता है। हालांकि इसको गेहूं को अगर आप इस्तेमाल करने से पहले फुला लें, पानी में सोक करें, स्प्राउट करें और फर्मेंट भी कुछ कल्चर्स में किया जाता है, तो इससे फाइटिक एसिड का कंटेंट कम हो जाता है। अभी मुझे सडनली याद आया कि छठ में हमारे यहाँ तो ये कंपलसरी है कि गेहूं को पहले फुलाया जाना, फिर उसको कूटते हैं और बाद में फिर उसको, तो शायद वो कनेक्शन हमारे पूर्वजों को मालूम था कि फाइटिक एसिड कंटेंट ऐसा कम करना। हालांकि एक चीज यहाँ आपको एक बताना चाहूंगा कि जो गेहूं हमारे पूर्वज खाते थे, और पूर्वज ज्यादा दिन में नहीं बोलो, खाली 100 साल पहले के गेहूं में और आज के गेहूं में जमीन आसमान का फर्क हो गया। आप में से कितने लोगों को हाइब्रिड कॉन्सेप्ट मालूम है, ये बताइएगा। कि एक जो बीज है उससे आपने एक फसल उगाई और उससे जो बीज निकली उसको अगर आप वापस जमीन में डालें उससे पौधा ही नहीं निकलेगा। ये कमाल किया है हमारे सीड कंपनीज ने, क्योंकि उनको हर साल बीज बेचना है ना। तो किसान अगर खुद से ही अपनी बीज से अपना ही करते तो बीज कंपनी का काम कैसे चले। तो हाइब्रिड बीज जो है वो न्यूट्रल होता है, वो अपना बच्चा अगर होगा भी, कुछ पौधे निकलेंगे 2-4 तो उल्टे पुल्टे टेढ़े मेढ़े निकलेंगे, पापा शायद इसके बारे में बता पाए। पापा ने कुछ लिखा है, 1965 के बाद ही विकसित वैरायटी आया, पिताजी विशेष किसान थे पूसा फार्म के। बिल्कुल सही बोला आपने। और पापा यही समय था नॉर्मन बोरलॉग, हरित क्रांति, ये सब जो चला था। उसके पहले गेहूं की एक तो खेती कम होती थी, ऊपर से पैदावार भी बहुत कम होती थी एज कम्पेयर टू लेटर ऑन। हालांकि ये जो पैदावार बढ़ाना है और गेहूं को और टेस्टी बनाना है, उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ाना है, वो ज्यादा अच्छे से बेली जा सके, ग्लूटेन कंटेंट, तो बहुत ज्यादा जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुई। और आई वुड नॉट से नेचुरल सिलेक्शन, एक मैनिपुलेशन हुई जो कि साइंटिस्ट ने किया, हमारे बॉटनिस्ट ने किया। अब उसका कारण ये हुआ है कि अभी की जो गेहूं है उसकी ग्लूटेन कंटेंट, आयरन कॉर्न गेहूं जो कि बाइबल के समय में बहुत पहले से जो पुराना गेहूं आप सुनेंगे और जानेंगे, उसका ग्लूटेन कंटेंट बहुत कम होता था। तो अब वो हमें अपील इसलिए नहीं करता कि उसकी उपज कम होती है, मीठी कम होगी वो, लेकिन उसमें ग्लूटेन कम है, उसमें कार्ब कंटेंट कम होता है। वो धीरे धीरे साइड में गायब हो गई और जो चल रही है अभी वो ड्वार्फ व्हीट चल रही है, जो कि पहले तो खाली हाइब्रिड ही होती थी कि दो ज्यादा, मान लीजिए एक सिलेक्शन किया कि एक छोटे पौधे में ज्यादा बालियां आ रही हैं तो उसको ले लो, और एक दूसरा पौधा है जो कि रिसिलेंट है, जिसमें कि ब्लाइट नहीं होती है, जिसमें पाला का असर नहीं होता, तो उन दोनों को क्रॉस किया तो एक हाइब्रिड वैरायटी बन गई। लेकिन उसके बाद तो अभी बात आगे बढ़ गई, बात हो गई जेनेटिक मॉडिफिकेशन की। तो जीएमओ फूड जो होता है अभी वो भी उसमें काफी देखा है। अभी ग्लूटेन क्या करता है, जो कंटेंट बढ़ गई है, तो डॉक्टर मार्क हाइमन साहब के हिसाब से, जो कि एक बहुत बड़े फंक्शनल डॉक्टर, फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर, उनका बोलना है कि न केवल उन लोगों में जिनमें ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उनमें लीकी गट होती है, बल्कि ग्लूटेन साधारण लोगों में भी लीकी गट कारण बन सकती है। लीकी गट क्या है हम आपको बताएंगे इसके बारे में। देखिए ये हमारी जो पेट की जो अंदर में कोशिकाएं हैं वो एक सेल की मोटाई वाले ही हैं, बट बहुत टाइट होते हैं, उनका जंक्शन टाइट होता है, और उनका काम ये होता है कि वो जो खाने की चीजें हैं वो हमारे खून में ना जा पाए, और उनके बीच में म्यूकस लाइनिंग होती है और वहीं पे बैक्टीरियाज होते हैं। लेकिन ग्लूटेन की वजह से एक खास तरह का एक प्रो इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड निकलती है, जोन्युलिन बोलते हैं उसको। ये जोन्युलिन क्या करता है, ये जो कॉम्पैक्ट पैकिंग है उसको लूज करता है, तो कहीं कहीं छेद हो जाते हैं, और नतीजा यह है कि खाने की कुछ चीजें जो कि नॉर्मली हमारी डाइजेशन से निकल जानी चाहिए थी, वो आपके ब्लड के अंदर में सर्कुलेट करना चालू करती हैं। और हमारी आपकी बॉडी को मालूम है कि कुछ भी एक बैक्टीरिया नहीं आना चाहिए, इवन डेड बैक्टीरिया आल्सो शुडंट कम इन द ब्लड सर्कुलेशन। तो जैसे ही कुछ चीजें अंदर जाती हैं तो बॉडी उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स चालू करती है,
और जिन लोगों में ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उनमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस देखे गए हैं। साधारण लोगों में भी ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस करती है। तो आप में से कई लोग पूछेंगे ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता क्या है, हमारे तो पूर्वज दादा परदादा सब खाते आए हैं उनको। तो भाई साहब, हमारे दादा परदादा मतलब पापा ने बता दिया 1965, ये तो उनके जीवन काल में हुआ है कि ये हाइब्रिड और हाई यील्ड वाली गेहूं आ गई है, तो उसकी अब नेचर चेंज कर दी अपने जो नॉर्मल ग्रेन थी उसकी। तो आशीष पूछ रहे हैं मल्टीग्रेन हेल्पफुल है क्या? मल्टीग्रेन डेफिनेटली हेल्पफुल है, बट हम 3 चीजों के लिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे जो आगे और बात करने वाले हैं। सफेद चावल, सफेद गेहूं और आलू, ये 3 चीजें। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे से छोटे हैं, बट मेरे जैसे लोग जो 40s क्रॉस कर चुके हैं, हमें हमारी प्री डायबिटिक स्टेज में नहीं जाना है, बिकॉज हम हाईली प्रीडिस्पोज्ड हैं। हम जब भी आलू खाएंगे, रोटियां खाएंगे गेहूं का, या ब्रेड खाएंगे, ब्रेड तो और भी गंदा होता है। आपको एक खाली ये बता दो कि 2 स्लाइस ब्रेड अगर कोई खाते हैं, व्हाइट ब्रेड के या ब्राउन ब्रेड के, ब्राउन ब्रेड ब्राउन कुछ नहीं होता, उसमें कलर डाल के, कैरेमल डाल के उसको ब्राउन किया जाता है। डोंट फॉल फॉर दैट। उसके बशर्ते आप 2 चाय की चम्मच चीनी फाँक लें तो भी आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक कम होगा एज कंपेयर टू 2 स्लाइस ब्रेड के। तो मल्टीग्रेन में भी गेहूं कम किया जा सकता है। 3 चीजें अवॉइड करनी, कम करनी, अवॉइड नहीं करनी है। अवॉइड कुछ नहीं करना है। गेहूं, सफेद चावल उसको कम कीजिए, आलू कम कीजिए। बाकी आप सब्जियां खाइए, बीन्स खाइए, सलाद खाइए, दाल खाएं, आपको जो भी एनिमल प्रोटीन में जो आपको पसंद आता है आपके हिसाब से वो खाएं उसको। नट्स, सीड्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी जो कार्ब्स कंटेंट है खाने की, उसको कम करने की सलाह दी गई है, जो कि इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं आने देगी आपकी बॉडी में, और हाइपर इंसुलिनिमेनिया नहीं होने देगी आपको। ऑलराइट, तो अभी आप में से कई लोग पूछ भी रहे होंगे, मन में चल रहा होगा कि फिर ये नहीं खाएं तो क्या खाएं। तो ब्राउन राइस रिकमेंडेड है, ब्लैक राइस हाईली रिकमेंडेड, उसको राजाओं का खाना बोला जाता है। एक्चुअली इतना डार्क ब्राउन होता है कि वो काला बनता है। तो बहुत सारे एंथोसाइनिन्स होते हैं, बहुत सारे उसमें हेल्पफुल प्लांट केमिकल्स होते हैं। किनोआ एक अच्छा कंटेंडर है, हमने कुछ दिनों से शुरुआत की है किनोआ की, और केवल इतना सारा, एक आधा कप उसको सोक करके और बनाए तो इतना बनता है, और काफी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना है, प्रोटीन भी होता है उसमें। मैं किनोआ के ऊपर में बाद में अलग से बात करूंगा, गेहूं के ऊपर ही रह जाते हैं। मिलेट जो बाजरा है, जवार है, ये आपके अगर खाने में आए तो अच्छी बात है। कॉर्न भी एक हाई कार्ब होता है, बट अब मल्टीग्रेन आप कर सकते हैं। हालांकि अगर कंजम्पशन जितनी कम करें जो व्हाइट कार्ब्स हैं उनकी, तो उतना ही अच्छा है हमारे। डॉक्टर मार्क हाइमन साहब बताते हैं कि अगर उनके यहाँ लोग फूड सेंसिटिविटी के प्रॉब्लम से आते हैं, तो सबसे ज्यादा फूड सेंसिटिविटी किसी चीज से लोगों को है तो वो है ग्लूटेन से। नंबर 1 कॉज ऑफ फूड सेंसिटिविटी। तो इसको सुपर स्टार्च बोलते हैं डॉक्टर मार्क हाइमन, और उनका बताना है कि आइन कॉर्न, हेयरलूम, बिबिलिकल व्हीट, ये सब जो थे सब गायब हो गए, और बच क्या गया? ड्वार्फ व्हीट, जो कि जेनेटिकली मैनिपुलेटेड है, जीएमओ व्हीट है। इसमें स्टार्च की कंटेंट ज्यादा है, इसमें ग्लूटेन की कंटेंट ज्यादा है, और इसमें एक होती है एमाइलोपेक्टिन ए नाम की कार्ब, जो कि बहुत ज्यादा मोटापा पैदा करती है। जैसे मैं पहले बताया कि खाली 2 ब्रेड स्लाइस वर्सेस 2 टीस्पून वाला एग्जांपल। तो जब भी किसी भी खाने के आइटम की ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होगी, तो वो प्रॉम्प्ट करेगा आपके बॉडी को कि इंसुलिन ज्यादा रिलीज करो। इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगी और आपके शरीर में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा है, तो उसको क्या करेंगे? फैट सेल में जमा करना है उसको। इंसुलिन वो बोलती है उसको करने के लिए। अभी फैट सेल की लिमिट होती है, वो कितना बड़ा हो सकता है, कितना जमा हो सकता है, तो होते होते बेचारा वो लीक करना चालू करता है। तो आपके पूरे शरीर में, पूरे खून में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़े रहते हैं, फैट के लेवल्स बढ़े रहते हैं, और वो सूजन का काम करते हैं। तो एक साइकिल सी बनती है। अगर आपको उसको अवॉइड करना है तो हाई स्टार्च, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने पे नियंत्रण करना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ना केवल ये, बल्कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें, जिसमें गेहूं भी आती है, जिसमें आलू आता है, जिसमें सफेद चावल आता है, ये फैटी लिवर कॉज करते हैं, क्योंकि आपकी कंटिन्यूअस एक सिग्नल जा रही कि जमा करो, स्टोर करो, स्टोर करो। ओबेसिटी, प्री डायबिटीज, डायबिटीज और
मोटा मोटा बोले तो एक कार्ब हमें कम करने की सलाह डॉक्टर मार्क हाइमन देते हैं। अभी जो ग्लूटेन कंटेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है, इससे जिन लोगों में फुल ब्लोन सीलिक डिसीज होती है उनमें इंसुलिन रेसिस्टेंस देखी गई है, उनका वेट बढ़ता है, डायबिटीज देखी गई है, और भी 55 अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स देखे गए हैं, जिसमें ऑटोइम्यून डिसीज हो सकते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसा हो सकता है, रिफ्लक्स हो सकती है, कुछ केसेस में कैंसर, डिप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस भी देखे जा सकते हैं। बट मतलब घबरा मत जाइए, ये सब एक्सट्रीम चीजें मैं बात कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मोटा मोटा एक सजेशन क्या निकल के आ रहा है, जो इन सब 4-5 सोर्सेज की जो इंफॉर्मेशन निकाली, सब्जियां ज्यादा खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, बीन्स खाने हैं, दाल, नट, सीड, लीन एनिमल प्रोटीन्स जो आप खा सके। हालांकि अभी एक नई मूवमेंट भी चालू है कि रेड मीट को बहुत ज्यादा विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसके बारे में कभी अलग बात करेंगे। सीलिक डिसीज कुछ खास लोगों को जो उनको पचा ही नहीं पाते, उनको सीलिक डिसीज होती है। उसके लक्षण क्या है हम आपको बताएंगे आगे। और पेट में सूजन होना ये भी देखा गया है। गेहूं में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिलती है, उसको डॉक्टर मार्क हाइमन बोलते हैं सुपर ड्रग। अब सुपर ड्रग इसलिए कि गेहूं जो पचती है तो पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, और पॉलीपेप्टाइड्स में एक्सॉर्फिन नाम की एक चीज होती है। तो जैसे हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे शरीर में खुशी वाला जो हार्मोन रिलीज होता है ना, एंडोर्फिन, तो एक्टिव भी होता है। तो जो दौड़ने वाले हैं उनको रोज दौड़ना होता है, उनको नशे की तलब जैसी लगती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि जिन लोगों को नशा हो जाता है, हाई बिस्लेर, जिन लोगों को नशा होता है, जैसे हीरोइन के एडिक्ट हैं, तो उनको डी एडिक्शन सेंटर में एक दवाई दी जाती है, जिसका नाम है नैलोक्सन। ये नैलोक्सन अगर बिंज ईटर्स जो हैं, बिंज ईटिंग आप क्यों करेंगे, ये आपने केक खाई, पेस्ट्री खाई, आपने गेहूं खाया बहुत सारा, गेहूं सीधा तो खा ही नहीं सकते, गेहूं के आटे की बनी हुई चीजें खाई जिसमें चीनी मिला हुआ था, तो आपकी बॉडी में एक्सॉर्फिन्स रिलीज हुए और मतलब खाने की तरफ से गए। वो जिन लोगों को अपने खाने पे नियंत्रण कम होता है, वो उस नियंत्रण को खो देते हैं और ज्यादा खाने लगते हैं। इसको बोलते हैं बिंज ईटिंग। तो अभी जैसे कालीन भैया और बाकी नेटफ्लिक्स और बाकी एक सीरीज आप देखने जाएं, रुकने का बटन ही नहीं है, आप बैठे रहे अपने आप, वो स्किप आगे चलता रहेगा। तो हम जब डिजिटल डिटॉक्स वाली बात कर रहे थे, तो एक किताब होती है कि हमने किताब पढ़ी, तो किताब खत्म हुई तो बंद करके रख दी। अब मोबाइल में खत्म ही नहीं होता, ना टीवी पे खत्म होता। तो इसी तरह बिंज ईटिंग में आदमी को खुद कितना खा रहे हैं इसकी जानकारी कम होती है, और आदतवश खाते रहते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपको एक नशा हो रहा है, एक एडिक्शन हो रही है, जो कि गेहूं के अंदर में पाई जाने वाली एक केमिकल की वजह से हो रही है। तो जब भी उनको नैलोक्सन नाम की दवाई दी गई, तो 30% कम खाना खाना चालू किया उन्होंने। मतलब उनमें भी एडिक्शन के लक्षण देखे गए, जैसे हेरोइन के कंज्यूमर्स में देखे गए। हालांकि इसके ऊपर में और ज्यादा रिसर्च और ज्यादा डिटेल्स निकालने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ग्लूटेन इंटॉलरेंस किसी में है तो कैसे पता चल सकता है, कैसे मालूम करें। तो एक तो है ब्लोटिंग होना। ब्लोटिंग मतलब खाना खाते ही पेट फूल जाना, गैस होना। एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक था पहले, गैस हो जाता है इनको। अभी मेरे हिसाब से एक तो फैक्टर थी कि एक पानी की भी कंटेंट के ऊपर में इसका कंट्रोल हुआ है, और ब्लोटिंग होना तो गैस बढ़ जाना, पेट डिस्कम्फर्ट होना, आपको अच्छा महसूस नहीं होता खाने के बाद। इसको लोग बोलते हैं कि ज्यादा खा ली, इसके वजह से शायद नहीं, ये इसके पीछे ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो सकती है। तो आपको अगर ये जानकारी देखनी है कि खाने के बाद आपको तकलीफ हो रही कि नहीं हो रही, तो गेहूं कट करके देखें कुछ दिन, शायद आपको सुधार नजर आए। कुछ लोगों में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और बदबूदार मल होना, स्मेली फेशस, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, लगातार एक थकान जैसा महसूस करना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, डिप्रेशन होना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होना, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होना, एंजाइटी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जॉइंट और मसल्स में पेन होना, हाथ और पैर का सुन्न होना जैसा नंबनेस होना, ब्रेन फॉग, दिमाग शार्प नहीं रहना कि आपको क्या करना है, करने कुछ गए थे करने कुछ और लगे, एक भूलने की चीज, ये सब शायद ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से हो सकती है। इसकी टेस्ट होती है अगर आपके, हालांकि हमारे यहाँ जो फंक्शनल मेडिसिन है, रीजनरेटिव मेडिसिन है, उसकी प्रैक्टिस अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं। हमारे कुछ 2-4 मित्र हैं डॉक्टर्स जो कि इसको सुनते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा और काम किया जाए, जिससे हम ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस कर सके जिसमें आदमी बिना दवाई के अपने जीवन में कुछ चीजें अपनी जानकारी से बदले और
मतलब बहुत ज्यादा केमिकल्स ना खाएं दवाई के नाम पे। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा जाते जाते कि ग्लूटेन जो है उसको अलग अलग प्रोसेस्ड फूड में भी मिलाया जाता है। तो कहीं पे इसको इमल्सिफायर के तौर पे यूज करते हैं, कहीं स्टेबलाइजर करके, बाइंडिंग एजेंट। अभी आपको और मुझे पता भी नहीं होगा कि ग्लूटेन किन किन चीजों में मिला हुआ है, क्योंकि वीट की कंजम्पशन भी बहुत, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो कहीं और तो भी खपत करनी ही होती है। सो मोटा मोटा एपिसोड की आखिर में आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा 3 चीजें, खासकर जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं और जो यंग लोग सुन रहे हैं, आप भी try and contain your carbohydrate consumption in the diet. Basically, limiting the use of wheat, जो आटा होता है। मैदा तो बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि गेहूं में जो भी मिनरल्स, विटामिन और जो होते हैं वो उनके चोकर में पाए जाते हैं, बार में नहीं तो जर्म में पाए जाते हैं, जो कि मैदे में आप ऑलरेडी निकल जाता है पूरा। व्हाइट राइस कंजम्पशन कम करनी है, ब्राउन खाएं, ब्लैक खा सकते हैं, खाएं। मोटे दाने वाले जो अनाज है, मिलेट है, किनोआ है, बाजरा है, ज्वार है, उसको और ज्यादा इस्तेमाल करें। आलू कम करने की कोशिश करें, चाहे आप प्री डायबिटिक हो कि डायबिटिक हो। आप डायबिटिक हैं तो पूरा अवॉइड करें, आप उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आज उस घास की, वीट की बात हम खत्म करते हैं, जिसने इस पूरी इंसानियत को अपने पूरे कब्जे में ऐसा ले लिया कि हम वीट के पीछे, हमारी पूरी कल्चर, हमारा डाइट, सब कुछ कार्ब सेंट्रिक होके रह गया, जो कि पहले 100 साल पहले तक भी नहीं था। तो आप में से कई ये मन ही मन सोच रहे होंगे कि ये आफ्टर ऑल क्यों करते हैं, कि हमारे तो ट्रेडिशन है। बट जैसे आपकी जानकारी बढ़ती है तो आपको पता चलता है कि ट्रेडिशन भी बहुत पुराने नहीं है। हमें अपने सीनियर से बात करनी है और पता करना है कि हमारे यहाँ तो अभी भी बोलता है कि सोहारी, चपाती को सोहारी बोलते हैं, और सोहारी तब बनती थी जब भी हमारे फेस्टिवल हुआ करते थे, अदरवाइज मोटे दाने का कंजम्पशन ज्यादा था। तो फैशनेबल बनने में, अपने स्वाद के ऊपर में बहुत ज्यादा फोकस करने से हम हेल्दी हैबिट्स को थोड़ा पीछे छोड़ गए हैं। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती है, हम कुछ नई चीजों को अपने जीवन में लाएं और आप और हम आगे की लाइफ थोड़ी और हेल्दी जी पाए। इसी कामना, शुभ कामना के साथ पापा ने कुछ और लिखा है, गेहूं, आलू और धान की नए विकसित खेती के चुने। बाबा की बहुत पुरानी यादें हैं, कभी बात करेंगे उसके बारे में। आप सब इस नई जो नॉलेज है उसके ऊपर में विचार करें, अपनी तरफ से भी रिसर्च करें। अगर आप किसी चीज के लिए डायरेक्टली दवाई खा रहे हैं और डॉक्टर्स के संपर्क में है, तो जरूर उनसे भी बात करें बिफोर यू मेक एनी ड्रास्टिक लाइफस्टाइल चेंजेस। स्वस्थ रहें और मिलते हैं फिर अगले सप्ताह एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सबका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।